नमस्कार। किस्सा कहानी में मैं वर्षा गर्ग आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुना रही हूँ भारती कुमारी जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है तारा और दरवाज़ा। ये कहानी मैंने उनके हाल ही में प्रकाशित कहानी संग्रह जेन जी इट इज़ पॉसिबल इस किताब में से ली है। सुनिए, विश्वास है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तारा, हाँ यही नाम है उसका। मैं रोज़ देखता हूँ उसको। मुझे ये नहीं पता कि वो कब से है यहाँ। मैं तो अभी अभी आया हूँ ना उसके घर के ठीक सामने वाले घर के पहले माले पर। तारा, अंधेरी रातों में जब चांद भी नहीं होता तब भी तो टिमटिमाते रहते हैं। और ये तारा परिवार में गोरे गोरे सुंदर कुलीन चेहरों के बीच रात जितनी काली, मोटे होंठ, छोटी छोटी आँखें, 5 फीट 3 या 4 इंच की लंबाई और उम्र शायद 18 या 20। अभी उम्र ही ऐसी होती है कि खूबसूरती साथ चलती है। तो मेरे हिसाब से तो वो खूबसूरत है। मैं हर दम उसकी दिख सकने वाली दिनचर्या देखता हूँ। वो घर के प्रबंधन का कार्य देखती है। गृह स्वामी और स्वामिनी दोनों नौकरी पेशा हैं, तो घर की सारी जिम्मेदारी तारा पर है। सफाई वाली, मेड, कुक, माली, ड्राइवर, दूध वाला, पेपर वाला, सबको निर्देश देना और सही समय पर ढंग से काम करवाना, यही काम था उसका। सुबह मुंह अंधेरे दूध वाला दूध का थैला लटका जाता है। थोड़ी देर बाद आकर तारा उसे ले जाती है। फिर 2 बच्चों जो लगभग 11-12 और 9-10 साल के लगते हैं के स्कूल बैग लटकाए बाहर आकर गाड़ी में बिठाती दिखती है। थोड़ी देर बाद गृह स्वामी की वयोवृद्ध माता जी को व्हील चेयर पर लेकर आती है और बाहर पोर्टिको में बिठा देती है। सामने मेज पर अखबार, चाय और उनका चश्मा रख देती है। थोड़ी देर बाद हाथ में माता जी के नाश्ते का कटोरा लेकर आती है। उसकी रसोई की खिड़की के सामने है, तो वो वहाँ भी दिख जाती है मुझे काम करते हुए। कभी उदास नहीं दिखती, पर खुश भी नहीं दिखती। कभी कभी मशीन जैसी लगती है जिसे सिर्फ काम करना आता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, वैसी ही। मैं सोचता कि चलो होंठ मुस्कुराना भूल गए हैं, पर आँखों को तो याद होगा। पर गौर से देखने पर भी वहाँ भी मुझे मशीन ही दिखती। खैर, अब तो मुझे भी आदत होने लगी है। आज कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। पता नहीं मेरा भ्रम था या कुछ और। लगा कि तारा की आंखें मुस्कुरा रही थीं। मैंने अपनी आंखें, मेरा मतलब है कि अंतरात्मा की आंखें मीच मीच कर देखी, पर सच में उसकी आंखों में एक अलग से चमक दिखी और उस चमक को देखकर उससे कई गुना ज़्यादा चमक मुझ में आ गई। आज तो होंठ का दाहिना कोना भी मुस्कुराता दिखा, तो मैं खुशी से फूल गया। पर एक उत्सुकता जगी कि आखिर ऐसा हुआ क्या। मैंने तारा के घर पर नज़रें गड़ा दी और याद करने लगा कि पिछले कुछ दिनों में इस घर में क्या क्या हुआ है। तब याद आया कि 4-5 दिन पहले एक टैक्सी रुकी थी घर के सामने और एक नवयुवक उतरा था। इस परिवार का छोटा पुत्र है शायद। खैर, ध्यान दिया तो पता चला मोहित लंदन से पढ़ाई कर लौटा है। 24-25 बरस का स्मार्ट नवयुवक मोहित, जो भारतीय और पश्चिमी सभ्यता के बीच संतुलन बिठाता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। मोहित मस्त मौला था। कभी रसोई में काम करते हुए तारा से चुगल करता
तो कभी दोस्तों के साथ घुमक्कड़ी। पर अब मैं समझने लगा था कि तारा को मोहित की चुहलबाजियाँ भाने लगी हैं। मुझे रसोई घर अच्छी तरह से दिखता है तो मैं देख पा रहा था कि पीले रंग के कुर्ते में कढ़ाई में पकोड़े तलती तारा को मोहित पीछे से देख रहा है। मैं ये सब देख रहा था सीधी आँखों से, और तारा शायद अपनी छठी इंद्रिय से, क्योंकि जैसे ही मोहित पास आया तारा पलटी। मोहित संभलते हुए कहने लगा, ये पीला रंग जच रहा है तुम पर। मैं देख रहा था खुली आँखों से। तारा के होठों के दोनों कोने कान तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। कपड़े के पीले रंग की परछाई जाने कैसे गुलाबी बनकर उसके गालों पर चिपक गई। कांपते हाथों से मोहित को पकोड़ों की प्लेट पकड़ाई। अब ये कोई और ही तारा है, चहकती फुदकती मानो टिमटिमा रही हो। मुझे तारा से ज़्यादा खुशी हो रही थी उसके टिमटिमाने से, पर साथ ही एक डर की आहट भी, जिससे वो अनजान है। दिन बीत रहे थे, मुझे हंसती मुस्कुराती कभी खिलखिलाती तारा दिख जाती। आज आसमान में चांद भी तारा की तरह मुस्कुरा रहा था, तो सब कुछ मुझे साफ साफ दिख रहा था। मध्य रात्रि होने को आई थी। पूरी कॉलोनी नींद के आगोश में थी कि मुझे छत पर तारा दिखी। आश्चर्य, आज तक तो वो मुझे इतनी रात को छत पर नहीं दिखी थी, पर आज उसका पूरा शरीर खिलखिला रहा था, क्योंकि चेहरे का भाव तो बहुत अच्छे से देख नहीं पा रहा था। वो ऐसे दौड़ रही थी मानो कोई पीछे हो, कि तभी मोहित दिखा। तारा आगे, मोहित पीछे, और थोड़ी ही देर में तारा मोहित की बाहों के घेरे में थी। इस लम्हे को मैं अपनी आँखों में हमेशा के लिए बसा कर रखना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में बता सकूँ कि प्रेम मशीन को मनुष्य बनाने की ताकत रखता है। धवल चांदनी में दोनों प्रेमियों के मिलन का साक्षी ईश्वर और चंद्रमा के अलावा सिर्फ मैं ही तो हूँ। आज मैं महसूस कर पा रहा था तारा के रोम रोम की पुलक, किसी के अतिरिक्त स्नेह, आकर्षण और दैहिक सुख भी। इतनी खुशी की कल्पना तो इस लड़की ने कभी की भी नहीं होगी। तूफान के बाद की शांति में भी वो दोनों यूं ही पड़े रहे, श्वेत चांदनी में, और मैं उन दोनों को निहारता रहा। लगभग पूरी रात जागने के बाद भी सुबह तारा को देखकर लग रहा था मानो ओस की बूंदों से नहाई कत्थई गुलाब। वक्त गुजर रहा था। तारा और मोहित 2 बार मुझे छत पर दिख गए थे। रात्रि के उसी पहर, वैसे ही प्रेम में सराबोर। मोहित उस दिन फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि 3 दिन बाद उसकी लंदन की फ़्लाइट है। तारा की आंखों की चमक बता रही थी कि उसे कुछ पता ही नहीं है। आज गेट पर टैक्सी खड़ी है। मोहित का सामान उसमें रखा जा चुका है। घर के सारे लोग बाहर खड़े थे और पीछे खड़ी थी तारा। मेरी नज़र सिर्फ उसी पर टिकी थी। ज्वालामुखी के फटने से पहले की स्थिति तो मैंने नहीं देखी थी, पर कल्पना कर रहा था कि शायद ऐसा ही होता होगा। इस उम्र में और ऐसी परिस्थिति में वो लड़की कैसे अपने गुस्से और आंसू को रोक पा रही थी। सब शांत हो चुका है। तारा फिर से मशीन बन चुकी है और यंत्रवत सारे काम निपटा रही है। मोहित को गए 3 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं। आज घर में सुगबुगाहट है। तारा गृह स्वामिनी की कार से 2 दिन से कहीं जा रही थी। आखिरकार मैंने देख लिया। तारा के हाथों में किसी मैटरनिटी सेंटर का लिफाफा था और गृह स्वामिनी के चेहरे पर तनाव। मशीन बनी तारा का चेहरा पीला पड़ चुका है, आंखें धंस गई हैं। 10 दिन वो मुझे नज़र नहीं आई। मुझे बेचैनी सी होने लगी।
फिर वो दिखी, पहले से ज़्यादा मुरझाए चेहरे के साथ। दिन बीतने लगे। आज फिर सुगबुगाहट है घर में। दरवाजे पर फिर टैक्सी खड़ी है। गृहस्वामी किसी अजनबी से रूखे स्वर में बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा था। अब इसका काम में मन नहीं लगता है। मुझे कोई जिम्मेदार सी मेड दे दो, पैसे चाहे जो भी लगें। हाँ, इसे अभी कहीं काम पर मत लगाना, घर भेज दो, आराम कर लेगी। मुझे गृहस्वामी के मनुष्य होने पर तनिक संदेह नहीं रहा। वो तय नहीं कर पा रहा था कि तारा के प्रति कैसा व्यवहार करे, पर बात आखिर इज्जत की थी। घर कहाँ जाएगी सर? माँ बाप तो कब के गुजर चुके हैं। दादी ने हम तक पहुँचाया था, अब वो भी नहीं रही। आपके फ़ोन करने के बाद ही इसके लिए घर खोजना शुरू कर दिया था। अभी वहीं लेकर जा रहा हूँ। ये उस अजनबी की आवाज़ थी जो शायद तारा का एजेंट था। तारा अपना छोटा सा बैग लेकर यंत्रवत टैक्सी में बैठ गई। मैं टैक्सी के शीशे से भी उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था कि वो कितनी दुखी है या फिर क्या भाव हैं। पर ये क्या, कोई भाव ही नहीं था। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि वो तो मशीन ही थी, या फिर वो भी अब मेरे जैसी हो गई है। हाँ, दरवाज़ा। मैं भी तो कभी हरा भरा पेड़ था। मुझ पर चिड़ियाँ चहचहाती थीं, बच्चे फल खाते थे। फिर इंसानों ने काट कर दरवाज़ा बना दिया और यहाँ लगा दिया। अभी भी इंसानों के काम आ रहा हूँ। तारा भी इंसानों के काम आएगी, कट कर भी। टैक्सी धीरे धीरे सरक रही थी, जिसमें तारा दरवाज़ा बनकर बैठी थी। ये कहानी यहीं तक। कितनी अच्छी भावपूर्ण कहानी लिखी है भारती कुमारी जी ने, जिसके लिए मैं एक बार फिर उन्हें दिल से बधाई देती हूँ। आप लोगों को भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।